Good morning, students. This is the second part of first chapter, which is Constitution, why and how. In last chapter, we have discussed about some functions of Constitution, and we have discussed about that why we need Constitution. Today, in this video, we will discuss about that why people follow Constitution and how any Constitution can get authority. This is Rajni Kagwani. Let us start. In last part we have discussed about the modes of promulgated, and the second point we have already discussed about it. How was the Indian Constitution made? This is the third point, composition of Constituent Assembly. एक्चुअली स्टूडेंट्स मेजर जो फैक्ट्स थे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बुक में जो मेंशन है बता देती हूँ. इसमें यही है कि माउंटबेटन प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ था. यू ऑल नो 3 जून 1947 को इंट्रोड्यूस हुआ था. किया किसने था? वायसराय ऑफ इंडिया माउंटबेटन ने किया था. टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना था? दैट वाज 299. बिफोर पार्टीशन द नंबर वाज 389. बन के प्रिपेयर कब हुआ था वो इसके बारे में देखें. देन 26 नवंबर 1949 इट वाज कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950. सिग्नेचर कितने पर्सन्स ने किए थे? देन द नंबर वाज 284. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, इसलिए मैं इसको थोड़ा सी रैपिडली बताने की कोशिश कर रही हूँ. हाँ स्टूडेंट, जो इम्पॉर्टेंट बात इस थर्ड पॉइंट में जो मैं पहले नहीं बताई थी, इस थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट वाज जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस जब बन रहा था, जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम चल रहा था, दैट टाइम आपको मालूम होगा कि कम्युनल वायलेंस हमारे यहाँ, कम्युनल राइट्स हमारे यहाँ हो गए थे. और यही रीज़न है कि ये वायलेंस लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता था, साइकोलॉजिकली परेशान कर सकता था. लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस सारे साइकिल और सर्कल ऑफ जो वायलेंस है, इस पूरे की पूरे वायलेंस का अफेक्ट अपनी थॉट्स पर, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ने नहीं दिया. और यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त पेशेंस मेंटेन करके उन्होंने अपनी पावर को, अपनी इंटरनल कॉन्शियसनेस को और पावर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजनशिप की एक न्यू कंसेप्ट प्रेजेंट किया. और इसके अंदर जो अपना सिटीजनशिप का जो प्रोविजंस हैं, उसमें माइनॉरिटी न केवल सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी, बल्कि माइनॉरिटी को हम लोगों ने माइनॉरिटी के राइट्स दिए. आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ कंसिडर एज फंडामेंटल राइट एज वेल. आर्टिकल नंबर 25 to 28 में हम लोगों ने रिलीजियस राइट्स भी प्रोवाइड किए हैं सबको. तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्यूटी है. जब कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, उसी कम्युनल राइट्स के पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है. और कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को भी वो सारे राइट दिए हैं जो कि उनमें एक थ्रेट क्रिएट होने से बचा सकती हैं. इसके अलावा देखें तो जो भी टॉपिक्स थे जिन पर कि डिबेट होना था, वो सारे के सारे टॉपिक्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपने मन से कोई पॉइंट वहाँ पे नहीं डाले. ये सारे के सारे पॉइंट्स जो थे वो पब्लिक की एस्पिरेशंस, पब्लिक की डिमांड को रिप्रेजेंट करने वाले थे. देयर इज़ एन एलिगेशन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि तब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी सबको नहीं मिला हुआ था. और क्योंकि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं मिला हुआ था, दैट इज़ वाई 10% वोटर्स ही उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इलेक्ट कर पाए. इस वजह से एलिगेशन ये लगता है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव. बट वी ऑल नो कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे पटेल हो, सबके सब, इवन दो रेस्ट ऑफ 90% जो पॉपुलेशन थी, सिविलियंस थे, उन्होंने इनको इलेक्ट नहीं किया.
लेकिन रेस्ट ऑफ 90% की मन में भी इनके टूवर्ड्स वही फेथ, वही रिस्पेक्ट थी, वही एक अश्योरेंस थी दैट दे आर नेशन बिल्डर्स, भाग्य विधाता जिसको अपन कहते हैं वो हैं, और उनको माना था। तो ऐसा ये एलिगेशन को अपन काउंटर कर सकते हैं कि 90% ने इवन दो वोट नहीं किया, लेकिन उनके मन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के टूवर्ड्स रिस्पेक्ट, फेथ, सारी चीज़ें थी जो कि वोटर्स में होनी चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल आइडेंटिटी के कुछ मीनिंग्स हैं, अपन वन बाय वन अगर उनको डिस्कस करें, देन द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है दैट हु विल बी द रूलर्स कौन होंगे, एंड हु विल बी रूल्ड, रूलर कौन होंगे, रूल्ड कौन होगा, ये बताने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मॉरल ड्यूटीज़ और मॉरल रेस्ट्रिक्शंस भी आपके ऊपर इम्पोज करने का काम करता है, इवन दो यू हैव मैनी राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑल्सो। लेकिन अगर आप कहीं पर भी अगेंस्ट सोसाइटी वर्क करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर मॉरल रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करता है। और आज की डेट में अगर अपन देखें तो वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे कुछ मॉरल ड्यूटीज़ अपन देखें या फिर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देखें जो कि डिसाइड हुए हैं एज अ फंडामेंटल आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकती हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, हिटलर के टाइम पे फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या थी? जर्मन रेस फंडामेंटल आइडेंटिटी थी। लेकिन आज के जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी रिलीजियस फंडामेंटल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस। वो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन प्रोवाइड करते हैं। उनकी आइडेंटिटी किसी भी रेस, जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन पर बेस्ड नहीं होती है। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सुप्रीम लॉ, एक ऐसा लॉ जो कि सबसे अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उसको किस लिमिट तक फॉलो करते हैं। क्या एब्सोल्युटली फॉलो करते हैं या फिर कभी फॉलो किया कभी नहीं किया? तो व्हाट इज़ द लिमिट क्या है? वही लिमिट के बारे में हम इस पूरी स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं कि ये लिमिट कैसे डिसाइड होती हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज़ अ लॉ। अब आप लॉ को इतना फॉलो करेंगे या पूरा फॉलो करेंगे, इसकी लिमिट क्या होगी? वो किस पे डिपेंड करेगा, है ना? ये डिपेंड करता है इन 7 पॉइंट्स पर जो हमने इस स्लाइड में लिस्ट किए हैं। ठीक है। और यही सारे के सारे पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। वी विल डिस्कस about each point one by one. The first point is the modes of promulgated, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आखिर इनेक्ट में आता कैसे है, और उसी पर डिपेंड करता है कि लोग उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट पैराशूट कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं कई एक्सपर्ट्स, कि वहाँ की जो लोकल्स हैं, सिविलियंस हैं, वो नहीं बनाते उस कॉन्स्टिट्यूशन को, बाहर से किसी ने वो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कंट्री में आके इम्प्लीमेंट कर दिया, तो क्या आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे क्या? हाँ, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 10th क्लास में एक नेशनलिज्म का चैप्टर आता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और उसमें आपने बहुत सारे रेजिस्टेंस मूवमेंट भी पढ़े होंगे कि कैसे महात्मा गांधी ने रेजिस्ट किया था। सिविल डिसओबीडियंस मीन्स हम नहीं मानेंगे। तो वो उन रूल को क्यों नहीं मान रहे थे? बिकॉज दैट रूल्स वर डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
इम्प्लीमेंट कहाँ होना है? इंडिया में होना है। लेकिन बना कौन रहा था? बना रहा था ब्रिटेन। देन व्हाई वी फॉलो दैट रूल्स? मोड्स ऑफ प्रोमलगेटेड। उसको बना कौन रहा है? इनेक्ट में कैसे आ रहे हैं? बाहर से बना के। अगर आप वो इम्पोर्टेड लॉज हैं, देन वी विल नॉट फॉलो दैट इम्पोर्टेड लॉज। हम नहीं फॉलो करेंगे। हम वही लॉ आज कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फॉलो कर रहे हो? क्या रीज़न है कि आज की डेट में 1949 में पार्शियली इम्प्लीमेंट हुआ, 1950 में एब्सोल्युटली इम्प्लीमेंट हुआ, तो इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फॉलो कर रहे हो? व्हाट आर द रीजंस? बिकॉज दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय अस, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और क्यों कि वो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, दैट इज़ वाई आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली फॉलो करते हो। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कुछ लोग इतना फॉलो करते थे, ठीक है, कुछ ने इतना किया, कुछ ने इतना किया, और कुछ ने डिसोबीडियंस करके बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आपको बात समझ में आ रही है। हम कुछ एक पॉइंट्स को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसमें भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आया तो बस आप ये 7 पॉइंट्स लिख के आप कहो कि 5 to 5 मार्क दो हमको, तो ऐसा नहीं होगा। 5 out of 5 गेन करने के लिए आपको इसमें भी कंटेंट लिखना होगा, इसको भी आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा। हाँ, हम लोग डिस्कस करते हैं कि मोड्स ऑफ प्रोमलगेटेड में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। पहली बात, ये डिपेंड करता है कि लॉ मेकर कौन है। ऐसे लोग जो कि डाइवर्सिटी में फेथ नहीं रखते हैं, वो तो बस अपना रिलीजन, अपनी कास्ट, आई मी माई एंड माइन, इसी को लेकर चलते हैं, तो सब लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो किसके रूल्स को करेंगे? जो कि सबका साथ और सबका विकास लेकर चलता हो। आई मी माई माइन लेके चलने वाले लोगों ने जो रूल्स बनाए हैं, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। और जो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, उसी के रूल्स को आप फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका में भी यही हुआ था, अमेरिका में भी यही हुआ था कि वहाँ पे सबका साथ और सबका विकास करना है, इसलिए वहाँ के लोगों ने उसको फॉलो किया था। लेकिन अगर आप बात करें, आप लोगों ने हाँ पढ़ा होगा कि जस्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वियना एक कन्वेंशन हुआ था, है ना? तो उसमें क्या हुआ था कि जर्मनी के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे। जो विनर कंट्रीज थी उन्होंने अपने कुछ एक रूल्स बनाए और वो जर्मनी के ऊपर उन्होंने इम्पोज कर दिए। और क्योंकि उन्होंने इम्पोज किए हैं, जर्मनी ने खुद ने बनाए हुए वो रूल्स नहीं हैं, इसलिए जर्मनी के लोगों ने उनको फॉलो करना बंद किया। और जैसे ही फॉलो करना बंद किया तो जर्मनी में नेशनलिज्म भी आया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है सबका साथ और सबका विकास। उसके बाद बात आती है नेशनल मूवमेंट की। जो रूल्स, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल मूवमेंट का आउटकम होता है कि इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट चला, और इस नेशनल मूवमेंट के बाद जाके कहीं हमारे हाथ में कुछ लॉज आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आया है, तो लोगों की उसके टूवर्ड्स एक अमेजिंग अटैचमेंट रहता है, क्योंकि वो आउटकम है आपके इतने बड़े स्ट्रगल का, इतने लॉन्ग स्ट्रगल का आपका वो आउटकम रहता है। तो लोगों का अटैचमेंट रहेगा, और लोगों का अटैचमेंट रहेगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे। इसके बाद बात आती है डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन की, डायरेक्ट कांटेक्ट की, एक कन्वर्सेशन की, कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं उनका पब्लिक से, ठीक है, दीज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर जी, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का पब्लिक के साथ कितना कोऑर्डिनेशन था, ये सब भी जानने की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर इनका पब्लिक के साथ भी कोई इंगेजमेंट नहीं होता, पब्लिक से कुछ पूछते नहीं, बात नहीं करते, बस अपने ही उन्होंने अगर लॉ बना लिए, तो पब्लिक एक डिटैचमेंट फील करती, पब्लिक अटैचमेंट फील नहीं करती। और पब्लिक अगर अटैचमेंट फील नहीं करती तो पब्लिक फॉलो क्यों करेगी? लेकिन जब पब्लिक का अटैचमेंट रहता है, ये पब्लिक के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो क्योंकि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो पब्लिक उन्होंने जो लॉज बनाए हैं वो उसको फॉलो करेंगे।
एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि क्या पब्लिक इनकी रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि पब्लिक इनकी, या चाहे नेहरू हो, चाहे अंबेडकर, दलित कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद हो, ये सारे के सारे लीडर्स जो थे वो पब्लिक के फेवरेट लीडर्स थे। और क्योंकि फेवरेट लीडर्स ने अगर कुछ किया है तो आप उनकी बात को मानेंगे। एक और पॉइंट ये भी आपको देखने को मिलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हमारे थे, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले अपन अपनी कंट्री को जाने, बाद में दूसरी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। हाँ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, क्या वो पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं या वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो फॉलो नहीं होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो फॉलो होगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे भी देखने को मिले हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अपने यहाँ पे एक प्लेबेसाइट करवाया है। प्लेबेसाइट का एक दूसरा टर्म भी है पब्लिक ओपिनियन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर वोटिंग करवाई कि अच्छा किस किस को, कौन इसके फेवर में वोट करेगा, कौन इसके अगेंस्ट में वोट करेगा। इवन दो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे लीडर इतने ज़्यादा फेमस थे और पब्लिक इनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती थी, तो ऐसी रिक्वायरमेंट अपने इंडिया में क्रिएट नहीं हुई। लेकिन अपन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस पर, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी पर एक रिमार्केबल इम्पैक्ट रहता है। अनदर पॉइंट स्टूडेंट, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, इसके बारे में एक ब्रीफ मैं आपको टाइमलाइन बता दूं, इट विल बी मच बेटर। हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1935 के इलेक्शंस की। 1935 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, इन 1935 स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, उनमें इलेक्शन हुए और यहाँ पर इंडिया के इंडिजिनस लोगों को, सिविलियंस को यहाँ पे इम्पोर्टेंस मिली कि एज प्रोवाइड किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इवन दो हमारी कई सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने रिज़ाइन कर दिया था, बॉयकॉट किया था, लेकिन फिर भी हाँ, एक बात ज़रूर है कि 1935 में स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इंडियंस को एज मिला था। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया स्टूडेंट्स, और इस कैबिनेट मिशन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम करने के लिए प्रपोजल रखा, और प्रपोजल रखने में उन्होंने क्या किया, कुछ एक पॉइंट्स बताए थे, मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर देती हूँ। इवन दो लेटर ऑन जैसे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन सारी चीज़ों में आएगा, लेकिन मैं आपको अभी एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, सो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने कहा देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बात को मान लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए को फ्रेम करने के लिए एक असेंबली होगी, ओके असेंबली होगी, ये असेंबली इलेक्टेड होगी और नॉमिनेटेड होगी, कुछ लोग उसके इलेक्टेड होंगे, कुछ नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है इस बात को भी मान लिया। अब आते हैं अपन कुछ पॉइंट्स पर कि इलेक्शन होगा तो कैसे होगा और नॉमिनेट होंगे तो कैसे होंगे। हाँ, पहले अपन बात करते हैं इलेक्शन की, कि अगर इलेक्शन होंगे तो वो कैसे होंगे। तो इलेक्शंस की बात थी, इलेक्शन कितनी सीट्स पर होने वाला था, इलेक्शन होने वाला था स्टूडेंट्स 292 प्लस 4 सीट्स पर, है ना, 292 प्लस 4 सीट्स पर हुआ इलेक्शन। इलेक्शन कैसे हुआ था, इसमें दो चीज़ें याद रखनी, ज़्यादा कुछ याद आपको रखना नहीं है। हाँ, पर 10 लाख पर, जहाँ पर भी 10 लाख पॉपुलेशन हो गई वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, फिर वापस नेक्स्ट 10 लाख पर +1 कर दिया, तो ऐसे करके उन्होंने पर 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने लिया। दूसरा, उन्होंने कम्युनिटी वाइज भी, कैबिनेट मिशन ने कम्युनिटी वाइज भी डिवाइड किया था हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था कैबिनेट मिशन ने। फर्स्ट ग्रुप वॉज मुस्लिम, अनदर वॉज सिख एंड फाइनली जनरल। स्टूडेंट्स, it is point to be noted that Hindu community was not a part of cabinet mission.
कैबिनेट मिशन ने देखो मुस्लिम के लिए रखा, सिख के लिए रखा, लेकिन हिंदू कहीं पर भी वर्ड उन्होंने मेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, हमने जो एक जनरल ग्रुप बनाया ना, देयर वर 3 ग्रुप्स, जनरल, सिख एंड मुस्लिम। तो उन्होंने कहा मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम्स को वोट दे सकते हैं, सिख कम्युनिटी को वोट देगा, लेकिन जनरल में उन्होंने बाकी जितने भी रहे, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदू हो, या फिर कोई और कम्युनिटी हो, तो उन सबको उन्होंने जनरल ग्रुप में रखा। हिंदू के लिए कोई स्पेसिफिक ग्रुप उन्होंने नहीं बनाया, हिंदू को उन्होंने जनरल ग्रुप में रखा, और रेस्ट ऑफ जितने भी ग्रुप्स थे, कम्युनिटीज या फिर रिलीजन्स थे, सबके सब जनरल में आ गए। 2 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देखे। पहला, पर 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑन per 10 lakh population. There were 3 groups of population: general, which includes rest of the communities except Sikhs and Muslims. अब आते हैं, ये तो रहा इलेक्शन का आपका प्रोसेस। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि दैट टाइम यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, सबके पास राइट टू वोट नहीं था। राइट टू वोट कुछ ही लिमिटेड लोगों के पास था। किन लोगों के पास था? जिनके पास प्रॉपर्टी हो, जो एजुकेटेड हो, इनके पास ही राइट टू प्रॉपर्टी था। दलित्स के पास भी राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। आप एजुकेटेड हैं या फिर प्रॉपर्टी ओन करते हैं, तब आपके पास राइट टू वोट मिलेगा, अदरवाइज राइट टू वोट लोगों के पास नहीं था। बहुत लिमिटेड लोगों के पास राइट टू वोट था, और ऐसा माना गया, एस्टिमेट है कि अराउंड 10% लोगों के पास ही राइट टू वोट था। रेस्ट ऑफ 90% के पास राइट टू वोट नहीं था। तो 10% लोगों ने ही इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 296 मेंबर्स को। अर्लियर मैंने 292 + 4 मेंशन किया था। तो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश स्टेट्स जिसकी हम लोगों ने बात की, जो कि 292 थे, ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे कोई मोनार्क नहीं था, कोई राजा महाराजा नहीं थे, वहाँ पे रूल ब्रिटिशर्स का था। और जिस 4 की मैं बात कर रही हूँ, दीज 4 प्रोविंसेस वर चीफ कमिश्नर स्टेट्स। ठीक है, जैसे आज की डेट में अपनी यूटी होती है ना, यूनियन टेरिटरी, वैसे ही कॉलोनियल एरा में चीफ कमिश्नर स्टेट रहा करते थे, जिनको रूल करने का काम चीफ कमिश्नर करता था। ब्रिटेन से वो डायरेक्टली अपॉइंट होता था चीफ कमिश्नर। अब ये चीफ कमिश्नर स्टेट्स जिसकी अपन ने बात की, 4 थे। कौन कौन से थे बात करें तो सबसे पहला था चीफ कमिश्नर स्टेट दिल्ली कैपिटल। इसके बाद अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर टू मेरवाड़ा। अजमेर कहाँ है? अजमेर आपको मालूम है राजस्थान में, और मेरवाड़ा भीलवाड़ा का जो शाहपुरा रीजन है। तो भीलवाड़ा के शाहपुरा रीजन से शुरू करके अजमेर में चले अपन, तो इस रीजन को अजमेर मेरवाड़ा रीजन कहा, जो कि अगेन एक चीफ कमिश्नर स्टेट था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, साउथ में है कुर्ग, कर्नाटका में है, जहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड फाइनली आज की डेट में पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। These 4 states were directly under the British government, just like today's union territory. तो यहाँ पर भी इलेक्शन हुए, लेकिन 10% सिविलियंस के पास ही वोटिंग राइट दैट टाइम था। टोटल कितने हो गए? 292। टोटल वॉज 292 + 4। आगे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, है ना, दैट टाइम 565 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर आल्सो। 565 प्रिंसली स्टेट्स, मेवाड़, भोपाल, जम्मू कश्मीर, मारवाड़, वागड़, भरतपुर, है ना। तो ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। मैंने तो अभी आपको राजस्थान की बात बताई, जम्मू कश्मीर की बात पे भी आ गए, जूनागढ़ पे आ गए, हैदराबाद आ गए। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स प्रिंसली स्टेट्स थे। आप देख सकते हैं 565 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम इलेक्शन तो नहीं करवाएंगे। प्रिंसली स्टेट्स ने ये कहा था कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हम अपने यहाँ इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो जाएगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा, वो जाएगा नॉमिनेशन के थ्रू। वी विल नॉमिनेट
are representative to the Constituent Assembly of India, और eventually इन्होंने यही किया था. Students, this is the first part of this chapter. In next video we will try to conclude this chapter. Till then you have to read the NCERT textbooks. This is Rashni Gagwani signing off. Thank you so much. In 565 princely states ने अपने रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किए थे. अब ऐसा तो नहीं है कि 565 ने ही अपना एक एक नॉमिनेट किया था रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा नहीं था. सब लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था, पर 10 लाख 1 रिप्रेजेंटेटिव, तो इन्होंने अपने आसपास की दूसरे भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे ही 10 लाख पॉपुलेशन पहुंचती तो उन्होंने आसपास के प्रिंसली स्टेट्स के साथ कंसल्ट करके पर 10 लाख पॉपुलेशन पर टोटल 93 रिप्रेजेंटेटिव्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भेजे थे. मैं कब की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ बिफोर पार्टीशन की. बिफोर पार्टीशन अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर हो गए हैं? 93 तो नॉमिनेट किए हैं ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स ने. अब ब्रिटिश स्टेट्स के कितने मेंबर थे? 296 ब्रिटिश स्टेट्स के मेंबर थे. टोटल नंबर कितना रह गया? 389 रह गया टोटल नंबर. बट एज यू ऑल नो कि 15 अगस्त के बाद से पार्टीशन हो गया था इंडिया का, और इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया. तो क्योंकि अब इंडिया डिवाइड हुआ है तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भी डिवाइड होगी. अब डिवाइड होने के बाद इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इंडिया की, आज के इंडिया की बात मैं कर रही हूँ, तब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रह गया था 299. आगे बढ़ते हैं. अब 299 कैसे आया, एक टेबुलाइज करके मैं आपको बता दूं. हाँ, बिफोर एंड आफ्टर हम लोग टेबुलाइज करके देखें. यहाँ पे देख लेते हैं. ये रहेगा आपका बिफोर, ये आफ्टर. पहले कितने थे? 296 ब्रिटिश स्टेट्स, लेकिन आफ्टर कितने रह गए? 229. पहले प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव कितने थे? 93, बाद में रह गए 70. पहले टोटल नंबर कितना था? 389. अब आप यहाँ पे काउंट कर लो तो वो रहता है 299. ऐसे आया आपका नंबर 299. आगे बढ़ते हैं हम लोग. फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर हुए, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात है, और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड पर्पस से मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इस बार का 2018 में जो फॉर्म भरे गए थे स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड राजस्थान के लिए, 2020 जनवरी में 6 जनवरी एग्ज़ाम हुआ था. रिसेंटली 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पर कितने मेंबर्स ने सिग्नेचर किया था. सो स्टूडेंट आरपीएससी के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है. हाउ मैनी मेंबर्स साइंड ऑन द फाइनल फॉर्मेट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन? देन द नंबर वाज 284. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वैसे टोटल नंबर तो 299 था, लेकिन सिग्नेचर करने वाले लोग कितने थे? 284. तो रेस्ट ऑफ का क्या हुआ? क्या ये अब्सेंट थे? नो स्टूडेंट्स, ये अब्सेंट नहीं थे. ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन से एग्री नहीं करते थे, और क्योंकि ये एग्री नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल ड्राफ्ट था, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा है, इस पे इन्होंने साइन नहीं किया. तो फाइनली साइन करने वाले लोगों का नंबर 284 रह गया था. अब प्रोसीडिंग्स के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे कि कब कब कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी कितनी मीटिंग्स हुई. एक ब्रीफ इंट्रो में आपको यहाँ प्रोवाइड कर लेती हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग हुई थी स्टूडेंट्स ऑन 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी.
और फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस एक इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ था कि इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरपर्सन इलेक्ट किया था ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिवाइड नहीं हुई थी, मैं तब की बात कर रही हूँ। अनडिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट जो काउंटेबल दैट डे की प्रोसीडिंग थी वो था कि सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरपर्सन बनाया गया। अब इसमें आए कौन कौन थे? तो स्टूडेंट मुस्लिम लीग जो कि पार्ट थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, अनडिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, मुस्लिम लीग 9 दिसंबर वाली जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया और मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया था फर्स्ट मीटिंग का। ठीक है, जस्ट आफ्टर 2 days 11 दिसंबर 1946 में नेक्स्ट मीटिंग हुई। नेक्स्ट मीटिंग में 2 काम हुए। मैंने पहले ही कहा सच्चिदानंद सिन्हा वॉज टेम्पररी चेयरपर्सन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। परमानेंट तो किसी को बनाना पड़ेगा, तो परमानेंट उन्होंने बनाया फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको बाबू राजेंद्र प्रसाद भी कहते हैं। दूसरा काम, ठीक है, ये तो रह गए चेयरपर्सन। और क्या किया? अब एक डेप्यूटी चेयरपर्सन भी चाहिए, तो डेप्यूटी चेयरपर्सन के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया, इलेक्ट किया था HC मुखर्जी को। ठीक है, HC सॉरी HC मुखर्जी was elected as deputy chairperson of Indian Constituent Assembly। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबके लिए, टास्क है, सर्च करके देखिए। अक्सर सुनते हैं भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट प्रिपेयर किया था, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, और भीमराव अम्बेडकर ने ही, कई लोगों में मिथ्स भी होती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि भीमराव अम्बेडकर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो आपके सामने एक क्वेश्चन ये है, गूगल पे सर्च करके देख लेना, इजीली मिल जाएगा। आई विल नॉट टेल यू अबाउट दैट पर्सन। आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था, और क्या वो कोई पॉलिटिशियन थे, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, नहीं थे? इन सब चीज़ों के बारे में आप आंसर करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। हम लोग आ गए हैं, पहली मीटिंग हमने 9 की पढ़ी, 9 दिसंबर। नेक्स्ट मीटिंग हमने 11 दिसंबर की पढ़ी। अब आते हैं 13 दिसंबर की मीटिंग पर। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस प्रपोजल रखा, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, गोल्स क्या क्या रहेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा ड्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होगा कैसा, क्या क्या राइट प्रोवाइड करेंगे, क्या राइट नहीं होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में उसमें उन्होंने डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैं आपको एक बार थोड़े से बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया भी है। स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी द मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज प्रपोज्ड ऑन 13 दिसंबर 1946। क्या क्या प्रपोजल्स थे एक बार मैं ब्रीफली आपको पढ़ के सुना दूं। इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक। जूम कर लेती हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। यस, इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक। India shall be a union of erstwhile British Indian territories. Indian states and other parts outside British India and Indian states are willing to be a part of union. Territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government and administration except those assigned
to or wasted in the union. टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा पढ़ने में। पीपीटी में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। आप इस पीपीटी को देख के इन सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और जो फर्स्ट पॉइंट ये आप देखेंगे, इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, यही बता रहा है कि हमारा ड्रीम कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोविजंस करने वाला है। और जब 1949-50 में एब्सोल्युटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, तब हम लोगों ने ये चीज़ें कही थी, सॉवरेन रिपब्लिक। गॉट इट? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखने के बाद थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ। 1947 में, 46 की हमने पहले बात की थी, 47 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन द वेरी सैड moment of Indian history, of the world history as well. 3rd June 1947, Sir Mountbatten declared the plan of partition. पार्टीशन की डिक्लेरेशन हुई थी 3rd जून 1947। और इस 1947 को पार्टीशन का प्लान डिक्लेयर करने के टाइम पे इंडिया के वायसराय थे माउंटबेटन, क्योंकि माउंटबेटन ने डिक्लेयर किया था। रेडियो पर डिक्लेरेशन हुई थी मॉर्निंग में और माउंटबेटन ने डिक्लेयर किया। दैट इज़ वाई दिस प्लान इज़ नोन एज माउंटबेटन प्लान। पार्टीशन का प्लान तो कहलाता ही है, इसके अलावा इसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। माउंटबेटन प्लान में डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज यू हैव टू वेट फॉर 12th क्लास। 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि पार्टीशन के बेसिस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, हिस्ट्री, फ्यूचर, सब कुछ अपन उसमें थोड़ा सी देखने की कोशिश करेंगे। बट यू हैव टू वेट फॉर 12th। 46 में हुआ, और जैसे ही 46 में पार्टीशन प्लान डिक्लेयर हुआ, वैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी डिवाइड हो गई। जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नंबर पहले 389 था, अब वो इंडिया जब सेपरेट हुआ, डिवाइड हुआ, बाइफर्केशन हुआ इंडिया का, तो आज के इंडिया के पास टोटल नंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का बचा 299। कैसे डिवाइड हुआ मैं पहले बता चुकी हूँ। 70 मेंबर्स तो ब्रिटिश, 70 मेंबर तो प्रिंसली स्टेट्स के रहे थे, है ना, और 229 हमारे पास ब्रिटिश स्टेट्स के रहे। इसके बाद भी मीटिंग्स होती रही टाइम टू टाइम। कितने सेशंस हुए उसके बारे में देखें, टोटल 11 सेशंस तो हुए थे टिल 1949 26 नवंबर तक। लेकिन एक और लास्ट सेशन हुआ था अपना। 11 सेशंस तो पहले हो गए थे, एक लास्ट सेशन जिस दिन सिग्नेचर हुए थे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट पर सिग्नेचर करने के लिए 12th सेशन भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल सेशंस का नंबर रह गया 12। लास्ट सेशन कब था? 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950। हुआ क्या क्या था, हमारे कुछ एक सिंबल्स यहाँ पे डिसाइड किए थे, कौन कौन से सिंबल्स हमारे होंगे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो रहे सेशंस। टोटल मीटिंग्स की बात करें तो टोटल मीटिंग्स थी 165 पहले तक, लेकिन जो अपना 12th सेशन था, उस 12th सेशन की वजह से एक मीटिंग और इंक्रीज़ हो गई, तो टोटल मीटिंग्स का नंबर 166 रह गया। बना कितने दिनों में था? बनाने के लिए 2 years 11 months 18 days। 2 years 11 months 18 days। अराउंड अपन कह सकते हैं 3 years लगे थे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने में। So students, this is the end of this video. In next video we will conclude this chapter. Till then, keep reading NCERT textbook, and if you have any doubt, query or issue, then you can contact to me directly. This is Rajni Kagwani signing off. Thank you so much. Stay at home and stay blessed.